यहाँ पर टीसीएस के बारे में सलाह आपको दे दी गई है। साथ ही साथ ये पीसीबीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या करंट प्राइसिंग पर इसको बाय किया जा सकता है? 280 पर चल रहा है, आज 6.29% नीचे है। ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी को मतलब पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बॉटम बाइंग, तो वहाँ पर उसको ज़रूर एनकैश करने की कोशिश करें। पीसीबीएल 281 के पास में आया है, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो बेटर है कि हमको आज की ही बात कर रही हूँ या फिर कल तक की बात करें, मतलब इस वीक की मैं पूरा बात कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपको 265 से 270 का भाव मिलेगा। देयर यू कैन थिंक ऑफ एंट्री, सॉरी, आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, जिसमें कि एक पॉसिबल टारगेट जो मैं देख पा रही हूँ वो 325 का होगा, एंड दूसरा टारगेट स्ट्रेच्ड है, अगर मिल जाता है तो आप 370 का भी वेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि फर्स्ट टारगेट के बाद आप उसको ट्रेल करें। ये स्टॉक अभी मॉडरेट बाइंग के आसपास में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एंड अमूमन अगर कैपेक्स आता है तो जितने भी कार्बन, देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आज अपने सेक्टर के बराबर के मल्टीपल्स पर ही है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है इस कंपनी में। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल हमने अभी देखा था वेल्सपर लिविंग में, सेक्टर से महंगा भी था, मेरी बात को प्लीज सभी लोग ध्यान से समझिएगा, सेक्टर से महंगा भी था, प्रॉफिट भी नहीं था, जस्ट न्यूज आई कि हमारे ऊपर टेक्सटाइल वगैरह में टैरिफ कट सकता है, घट सकता है यूएसए की तरफ से, स्टॉक कल 20% के सर्किट पे था। तो ऐसे स्टॉक्स में कोशिश हमेशा यही करें कि जब आप आ गए हैं या तो ट्रेलिंग कर लीजिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग टाइम से करिएगा। तो ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है। बॉटम बाइंग का एक अपसाइड का मूवमेंट जब बनेगा भी, तब भी यहाँ पर जो एक रहता है ना कि सस्टेन होगा कि नहीं, तो वो वाली चीज कम लगती है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग टाइम से कर भी लीजिएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैम ने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप जो है बिल्कुल टारगेट्स को देख करके चलिएगा, सलाह को देख करके चलिए और कंपनी के फंडामेंटल्स भी थोड़े से ध्यान में रखकर चलिए। मैम अभी बजाज फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट आया है और इसमें जो है 5.6% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। अभी अगर हम देखें बजाज फाइनेंस को तो 966 पर चल रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? बजाज फाइनेंस, राइट? जी। ओके, तो देखिए, ये फाइनेंसिंग स्टॉक्स तो चलेंगे, वो उसका रीजन ये है, गवर्नमेंट को भी जब लोन चाहिए, यानी सीधा सा जब उनको भी फाइनेंसिंग की जरूरत है, तो आप ये समझ लीजिए कि उतने ऊपरी स्तर पर जब आपके फाइनेंसिंग पर डिपेंडेड है, तो नीचे आते आते और डिमांड बढ़ेगी। इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना। तो जितने भी पर्सनल फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं या फिर जो एमएसएमईज को फाइनेंस करने वाले स्टॉक्स हैं, उन पर आपका फोकस फिलहाल आप रख सकते हैं, विद अ व्यू कि आप अभी आप ट्रेड मत करिए। मतलब जो ट्रेड वाले स्टॉक्स हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो बजाज फाइनेंस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। तो आप जैसे पीसीबीएल एक ट्रेड करने लायक स्टॉक था, राइट? तो ये स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही रखने की जरूरत है। रही बात 965 पर आया है, मेरे हिसाब से तो इट्स अ बाय और यहाँ पर आप खरीदारी थोड़ा करिए, बिकॉज जो पहला टारगेट यहाँ पे दिख रहा है वो 1030 का है, दूसरा टारगेट लगभग 1200 के लगभग आपको मिल सकता है। पूरे साल भर का व्यू है ये, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि आज आप 965 पे जब खरीद रहे हैं ना, तो ये और गिरेगा, यहाँ से चांसेस है कि आपको ये 930 तक भी मिले, तो थोड़ा सा एडिशन वहाँ पर जरूर करें और टारगेट की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा छोटा ही रखिएगा, क्योंकि इसका नेचर वैसा है। आप इसको होल्ड करोगे, अच्छी जगह पर बाय करोगे तो आपके साथ रहेगा, आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है 1 साल 1.5 साल के अंदर। लेकिन अगर आपने महंगी बाइंग की तो फिर उतना मूवमेंट नहीं होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए अगर देख रहे हैं तो अलग स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग नजरिया है, दोनों को ही अकॉर्डिंग आप जो है अपना पोर्टफोलियो देखिए और आगे का नजरिया अपना बना के चलिए। यहाँ पर विनय शुक्ला जी हैं, पूछ रहे हैं सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ अभी बाय कर सकते हैं क्या या फिर वेट करें? मैम एक बहुत ही मैसिव हमने डिक्लाइन देखा सिल्वर के अंदर और गोल्ड के प्राइसेस में भी हमने जो है वो थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस लगातार गिरते हुए नजर आ रहे थे, अभी हालांकि कुछ रिकवरी हमने देखी है, 2.5 लाख से ऊपर चल रही है चांदी, आपका क्या व्यू है? देखिए, ये पहली बात तो लोगों ने कुछ गलतियां की थी उर्वशी जी, कि ईटीएफ में ट्रेड करने बैठ गए थे। तो ईटीएफ आर नॉट मेंट फॉर द ट्रेडिंग, दीज आर मेंट फॉर द अप इन्वेस्टमेंट, जो कि आप रेगुलरली स्टॉक्स को चर्निंग नहीं कर सकते, कौन सा खरीदो कौन सा नहीं, उस चीज से बचने के लिए, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ईटीएफ खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप एक इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है तो अपने ईटीएफ को आप होल्ड करो, सस्ते में मत बेचो। और अगर आप ओवर एक्सपोज्ड हैं तो आप उनको हेज करके थोड़े दिन के लिए, मार्च तक हेजिंग के लिए आप रखो, क्योंकि वापस से रिबाउंड आने वाला है। नाउ
ये वाला जो मूव हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन में 3 दिन में जो ये बाउंस बैक दिख रहा है, इट्स अ बाउंस बैक। जो अपसाइड आई है ये बाउंस बैक है, यहाँ पर और डिक्लाइन पॉसिबल है। सो फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड ईटीएफ जो है, यहाँ पर अगर आप देखें एक कौन सी कंपनी का है ये, मतलब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि आई एम आल्सो इन्वेस्टेड इन ईटीएफ, तो मैं उस पर्टिकुलर ईटीएफ का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन आप ये मान के चले कि ये वाला जो मूव है जस्ट एक बाउंस बैक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक पक्की इन्वेस्टमेंट आप देख ही रहे हो कि मैं कहाँ पर करूँ, तो आप ये मान के चले कि यहाँ से अगर आपको चांदी या सिल्वर करंट प्राइस से अगर आपको 25% डिक्लाइन मिले, मैं करंट प्राइस से बोल रही हूँ क्योंकि पिछले 2-3 दिन में चढ़े हैं, तो करंट प्राइस से आपको 25% तक का डिक्लाइन सिल्वर में मिले, आपको कम से कम 15% का डिक्लाइन आपको गोल्ड में मिले, तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, इन सबके फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस नहीं आई है। ये सिर्फ प्राइस एक्सपेंसिव हो गए हैं, इसीलिए ये प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं।